हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कूलॉम्स लॉ। ठीक है, तो चलिए समझते हैं हम लोग कूलॉम्स लॉ के बारे में। ठीक है ना। कूलॉम्स 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 लॉ है क्या। ठीक है ना। तो कूलॉम्स कौन थे? एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने अपना क्या दिया, एक लॉ दिया। क्या लॉ दिया? देखिएगा कि इन्होंने क्या किया कि दो चार्ज इन्होंने पकड़े, पॉजिटिव चार्ज और दूसरा क्या है मेरा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना। इसको वन मान लीजिए, इसको टू मान लीजिए। ठीक है ना। और इन दोनों के बीच बच्चों जो डिस्टेंस है वो कितनी है, स्मॉल। ठीक है ना। तो कूलॉम्स लॉ ने क्या किया है कि ये वाला चार्ज इस पे कितना फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। ठीक है ना। तो ये इस वाले चार्ज का इस पे फोर्स कितना लग रहा है, फोर F1 2। ठीक है। ये वाले चार्ज के कारण इस पे फोर्स कितना लग रहा होगा, F2 1, यानी फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। ठीक है ना। तो कूलॉम्स लॉ ने क्या कहा कि दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड दे दिया। ठीक है ना। देखिए कैसे दिया। देखिए ये दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस लग रही है एक दूसरे के। ठीक है ना। अच्छा, इक्वल है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, यानी कि कूलॉम्स लॉ किस लॉ को फॉलो, न्यूटन के किस लॉ को फॉलो करता है, न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है कि नहीं, थर्ड लॉ को फॉलो करेगा ना, एक्शन एंड रिएक्शन। ठीक है ना। तो दोनों ही क्या लग रही है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है फोर्स, यानी कि ये न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है। इट इज फॉलो फॉलो न्यूटन थर्ड। ठीक है। देखिए यार, अगर मैं ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव मान लेता हूँ और ये वाली डायरेक्शन क्या मान लेता हूँ, निगेटिव मान लेता हूँ, देखिएगा फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन इक्वल टू फोर्स ऑन वन ड्यू टू। ठीक है। तो निगेटिव साइन आएगा, इधर की डायरेक्शन क्या है, निगेटिव हो जाएगी। अगर इधर की डायरेक्शन को आपने क्या माना है, पॉजिटिव माना। ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है, ये निगेटिव साइन क्या बता रहा है कि इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन वाली फोर्स लग रही है। ठीक है। मुझे किससे मतलब है, फोर्स के मैग्नीट्यूड से। अभी डायरेक्शन से क्या है मतलब अपने को नहीं है, तो हम क्या निकालेंगे बच्चों, सबसे पहले फोर्स का मैग्नीट्यूड। ठीक है। तो इस मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ बच्चों मॉड लगा दूंगा। ठीक है ना। अब दोनों तरफ मैंने मॉड लगा दिया, तो मॉड हमें कैसी वैल्यू देगा, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो F21 इक्वल टू F1। तो देखिएगा अगर मैं इसका फोर्स निकाल लूंगा तो जो इसका फोर्स होगा बच्चों वही इसका भी फोर्स आएगा। दोनों फोर्स क्या है, इक्वल है। चलिए ठीक है। तो हम फोर्स के बारे में बात करते हैं। तो कूलॉम्स लॉ ने कहा कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, Q1 Q2 के। ठीक है। और क्या कहा कि जो फोर्स है इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, आर स्क्वायर के, यानी कि सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस। ठीक है ना। तो इसको मैं वन मान लेता हूं, इसको टू मान लेता हूं। अब इन दोनों को बच्चों मिला के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर। ठीक है। अब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो क्या आएगा, F इक्वल टू, जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो बच्चों कांस्टेंट डेफिनेटली आता है ना, तो क्या आएगा, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है। ये क्या है, कूलॉम्स लॉ ने अपना एक लॉ दिया है। ठीक है। ये ये फोर्स का क्या दे दिया, अपना मैग्नीट्यूड दे दिया। कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये क्या है, फोर्स का क्या है, मैग्नीट्यूड। ठीक है। तो के क्या, के को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिएगा मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, जगह कम है मेरे पास। तो के हमारा क्या होता है, के को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब इस पूरी वैल्यू को अगर मैं सॉल्व करूंगा ना, तो जो के की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम का स्क्वायर। ठीक है ना। ये एप्सिलॉन नॉट की बच्चों वैल्यू कितनी होती है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, एयर की परमिटिविटी। क्या है, एयर की परमिटिविटी। परमिटिविटी बच्चों हम लोग थोड़ा आगे पढ़ेंगे, अभी के लिए थोड़ा समझ लीजिए क्या है एयर की, क्या है परमिटिविटी। ठीक है ना। तो क्या है कि एप्सिलॉन नॉट का क्या है, एयर की परमिटिविटी, इसकी जो वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर।
सर ये थोड़ा यूनिट मेरे को समझाइए, हमें समझ में नहीं आता, ठीक है ना। तो मैं अभी आपको ये यूनिट भी बता देता हूँ कैसे मैंने निकाले इन दोनों की यूनिट्स, ठीक है। न्यूटन मीटर स्क्वायर कैसे हो गया, है ना, और कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर कैसे आ गया, ये चीज मैं अभी बता रहा हूँ। बोलिए, इतना समझ में आ गया ना सिनेरियो, ठीक है। तो देखिएगा के की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, ठीक है ना, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ फाइनली कूलम्ब लॉ को, F is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square, ठीक है ना। ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बच्चे इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, F E से, और किस नाम से बुलाएंगे, कोलम्बियन फोर्स, ठीक है ना। और किस नाम से बुलाएंगे, सेंट्रल फोर्स। तीन नाम से इस फोर्स को बुलाया जाता है, ठीक है ना। मैं इसको हम लोग सेंट्रल फोर्स क्यों कहते हैं, देखिएगा। मान लीजिए मेरे पास ये Q1 और ये क्या है, Q2 है, ठीक है ना, और बीच में क्या है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, R है। तो देखिएगा ये इस वाले चार्ज के कारण जो इस पे फोर्स लग रही है बच्चों, वो लाइन ज्वाइनिंग एट सेंटर लग रही है, क्या लग रही है, लाइन ज्वाइनिंग एट सेंटर। मैं फिर से बोल रहा हूँ, लाइन ज्वाइनिंग एट सेंटर लग रही है। तो देखिएगा ये क्या है, दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन है, और जो फोर्स लग रही है इनके सेंटर के डायरेक्शन में लग रही है, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, और यहाँ पे जो फोर्स लग रही है, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहा गया, सेंट्रल फोर्स भी कहा गया, ठीक है ना। कोलम्बियन फोर्स क्यों कहा गया, क्योंकि कोलम्ब ने ये फोर्स का नहीं योग दिया, तो इसको क्या कह दिया गया, कोलम्बियन फोर्स भी कहा गया, ठीक है ना। तो ये चीज थी, ठीक है। अब मैं इन पे आता हूँ कि सर ये न्यूटन मीटर स्क्वायर कैसे, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कोलम्ब का स्क्वायर आपने कैसे लिख दिया, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा आप लोग को बताता हूँ। तो देखिएगा मैं इसको ये यूनिट आपको डिस्क्राइब करके बताता हूँ। न्यूटन इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या इसकी जगह मैं डायरेक्ट के लिख देता हूँ, के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। फोर्थ की यूनिट के बच्चों बताओ क्या होती है, न्यूटन, के को ऐसे ही रहने दो। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, कूलॉम, इसकी भी यूनिट क्या होगी, कूलॉम, कूलॉम कूलॉम का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, कूलॉम का स्क्वायर, यानी ये क्या हो गया, कूलॉम का स्क्वायर। अपॉन में इसकी यूनिट, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो इसको कैसे रखते हैं, इस तरह, यहाँ स्क्वायर लिखा ना इसलिए मैंने मीटर स्क्वायर बोला, ठीक है ना। तो डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर, यहाँ स्क्वायर लगा तो क्या होगा, मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये नीचे आ जाएगा तो कितना आएगा, कूलॉम का स्क्वायर, और ये क्या हो गया, के। तो देखिए के की यूनिट क्या आ गई, ये, ठीक है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं एप्सिलॉन नॉट की यूनिट लिख के बताऊं तो कैसे आएगा, देखिएगा, F इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन क्या आएगा, R स्क्वायर, ठीक है। चलिए, तो इसकी यूनिट क्या होगी बच्चों, न्यूटन, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मैं कुछ देर के लिए बच्चों 4 पाई ये हमारा कांस्टेंट है, इसको 2 मिनट के लिए मिटा देता हूँ, क्योंकि मुझे किसकी यूनिट चाहिए, एप्सिलॉन नॉट की, ठीक है ना। इसको मिटा देता हूँ, तो क्या आएगा, कूलॉम का स्क्वायर अपॉन मीटर का स्क्वायर। ये कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, तो कितना आएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये कहाँ आएगा, नीचे आएगा, तो सी का स्क्वायर, ये क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट। अब इसको पलट देंगे तो कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर। तो देखो इस तरीके से यहाँ मैंने, ठीक है ना। तो ये चीजें थी कूलॉम्स लॉ के बारे में, ठीक है। अब थोड़ी इसकी इंपॉर्टेंस बातें कर लेते हैं, ठीक है ना। देखिएगा इट इज एक्सपेरिमेंटल लॉ, यानी कि जो कूलॉम्स लॉ है, क्या किया गया है, एक्सपेरिमेंटल लॉ है, ठीक है ना। इसको कैसे गया है, एक्सपेरिमेंट से निकाला गया है, ठीक है ना।
दूसरा क्या है, ये न्यूटन को किस लॉ को फॉलो करता है, थर्ड लॉ को, इट इज फॉलो न्यूटन थर्ड लॉ। ठीक है, और क्या है, ये जो हम लोग पढ़ रहे थे कूलॉम्स लॉ के, जो कूलॉम्स लॉ का हम लोग फॉर्मूला निकालने हैं फोर्स का, वो फोर्स कहाँ लगेगी, पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है। जो कूलॉम्स लॉ है वो किसके लिए वैलिड है, पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है। इट इज वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस, नॉट वैलिड फॉर एक्सटेंडेड चार्जेस। यानी कि हम पॉइंट चार्जेस के लिए, ये क्या है पॉइंट चार्जेस, जो अभी हमने ले प्लस Q1 और यहाँ प्लस Q2 जो हमने बनाया था, ये हमारे क्या थे, पॉइंट चार्जेस थे। क्या थे हमारे, पॉइंट चार्जेस थे। और जो कूलॉम्स लॉ लग रहा है बच्चों, ये पॉइंट चार्जेस के लिए ही वैलिड है। ठीक है ना। एक्सटेंडेड चार्ज क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास रॉड है, इस पे प्लस प्लस की चार्ज, प्लस चार्ज रखे हुए हैं, यहाँ पूरे रॉड पे क्या है, चार्जेस है। ये कूलॉम्स लॉ इस पे वैलिड नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग लगाएंगे। ठीक है ना, इसका पूरा डेरिवेशन है, वो मैं करके आप लोगों को बताऊंगा बाद में। ठीक है ना, तो अभी के लिए समझिएगा किसके लिए वैलिड है कूलॉम्स लॉ, पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। ठीक है ना, एक्सटेंडेड चार्ज के लिए वैलिड नहीं है। ठीक है, और ये इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, सेंट्रल फोर्स भी कहते हैं। ठीक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स also called सेंट्रल फोर्स। ठीक है, और क्या कह सकते हैं इसके, और कहाँ लगेगा, देखिएगा जो कूलॉम्स लॉ है ना, कहाँ कहाँ लग सकता है, जब मेरे दो चार्जेस क्या हो, आप फिक्स हो, जब मेरे क्या हो, दो चार्जेस फिक्स हो, वहां पे हम कूलॉम्स लॉ लगा सकते हैं। या फिर एक चार्ज मेरा फिक्स हो और एक चार्ज क्या हो, मोशन में हो, तब भी हम वहां कूलॉम्स लॉ लगा सकते हैं। हम कहाँ नहीं कूलॉम्स लॉ लगा सकते हैं, जब दोनों मेरे चार्जेस क्या हो, मोशन में हो, तब हम कूलॉम्स लॉ बिल्कुल नहीं लगा सकते हैं। ठीक है ना, तब हम कूलॉम्स लॉ बिल्कुल नहीं लगा सकते। ठीक है, चलिए इतने ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कूलॉम्स लॉ के। ठीक है, अब हम लोग कूलॉम्स लॉ को देखेंगे वेक्टर फॉर्म में देखेंगे। ठीक है, कूलॉम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में समझेंगे। कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर, ठीक है ना, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। देखिएगा कूलॉम्स लॉ को हम वेक्टर फॉर्म में देखेंगे तो कैसे देखेंगे, समझिएगा। अच्छा, फोर्स क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। फोर्स के पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन भी होगा। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने कूलॉम्स लॉ का क्या देखा था, फोर्स देखा था, उसका क्या देखा था, मैग्नीट्यूड देखा था। अब हम क्या देखेंगे, उस फोर्स का डायरेक्शन भी देखेंगे। ठीक है ना, तो कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म को समझने से पहले कुछ हम लोग वेक्टर की चीजें समझ लेते हैं। ठीक है ना, तो वेक्टर में आपने यूनिट वेक्टर पढ़ा होगा। यूनिट वेक्टर का काम क्या है जिंदगी में, यूनिट वेक्टर का ना मैग्नीट्यूड क्या होता है बेटा, 1 होता है। और यूनिट वेक्टर का जिंदगी में एक ही काम है, डायरेक्शन देना। ठीक है ना, तो मैग्नीट्यूड का यूनिट का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1, और इसका काम क्या होता है, डायरेक्शन देना। ठीक है ना, तो देखिएगा, मान लीजिए मेरे पास कोई वेक्टर ए है। ठीक है ना, उसका मान लीजिए मैग्नीट्यूड कितना है, ए है। तो ऐसा मैं इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दूं कि इसका मैग्नीट्यूड चेंज ना हो और डायरेक्शन भी मिल जाए। तो क्या मल्टीप्लाई कर दें हम, ए कैप का मल्टीप्लाई कर दें। ये क्या है, मेरा यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1, और इसकी वजह से हमें क्या मिल जाता है, डायरेक्शन। तो ए कैप क्या देगा आपको, डायरेक्शन दे देगा। ठीक है ना, अब इसका अगर मैं एक यूनिट वेक्टर निकालना चाहूँ इस वेक्टर का, तो कैसे निकाल लूंगा, वेक्टर ए अपॉन मॉड ए। ठीक है ना, तो ये चीजें यहाँ समझिए। ठीक है ना, ये चीज मैंने आपको बता दी यूनिट वेक्टर। इस चीज को मैं थोड़ा किनारे लिख देता हूँ, फिर आता हूँ कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है ना,
चलिए देखिएगा, मान लीजिए मेरे कोऑर्डिनेट्स में, ठीक है। अच्छा, हम यहां बात करेंगे पोजीशन वेक्टर की भी। पोजीशन वेक्टर क्या होता है बच्चों, देखिएगा, किसी रेफरेंस पॉइंट से किसी फिक्स पॉइंट तक की डिस्टेंस हमारी क्या कहलाती है, पोजीशन वेक्टर कहलाती है, ठीक है ना। तो यहाँ मैं मान लेता हूँ, मेरे पास एक पोजीशन वेक्टर है, उसकी वैल्यू कितनी है, r1, ठीक है ना। और यहाँ पे जो पॉइंट है वो मान लेते हैं वो q1 है। एक और पोजीशन वेक्टर लेते हैं, वो कितना है, उसको हम मान लेते हैं r2, ठीक है ना। यहाँ पे हम चार्ज क्या ले लेते हैं, q2 ले लेते हैं इस पॉइंट पे, ठीक है ना। अब क्या आता है, यहां से यहां तक के जो डिस्टेंस होगा बेटा, उसको हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसको हम डेल्टा r से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसको लिख सकते हैं r2 माइनस r1, ठीक है। तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। अब इसको हम समझते हैं कूलॉम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में। तो देखिएगा, एफ ई इक्वल टू, पहले मैग्नीट्यूड लिखते हैं, क्या आएगा देखिए, के क्यू वन क्यू टू अपॉन डेल्टा आर का स्क्वायर, ये ठीक है। दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस इंटू, यही है ना, दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कितना है, डेल्टा आर है, ठीक है। यहाँ मैंने क्या लिख दिया, डेल्टा आर। ये क्या है, मैग्नीट्यूड है, ये अभी क्या मिला है, मैग्नीट्यूड। अब इसमें हमें डायरेक्शन भी तो चाहिए ना, तो इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट वेक्टर का। तो किसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे, इसका निकालेंगे, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, डेल्टा आर आर क्या, डेल्टा आर क्या, तो ये क्या है, हमारा यूनिट वेक्टर है, ठीक है ना। मल्टीप्लाई किए हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई। तो ऐसी इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन में क्या आएगा, डेल्टा आर को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, आर टू माइनस आर वन वेक्टर का होल स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते हो, ये वाले फॉर्मूले पे कैसे लिखोगे, आर टू माइनस आर वन वेक्टर अपॉन में मॉड आर टू माइनस आर, ठीक है। अब इन दोनों का क्या होगा, दोनों मैग्नीट्यूड ही तो है, दोनों का क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। एफ ई इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर टू माइनस आर वन का होल क्यूब इंटू आर टू माइनस आर वन वेक्टर, ठीक है ना। अब आपके मन में आ रहा होगा, सर आपने तो ये बताया था कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किससे होगा, आर स्क्वायर के, लेकिन यहाँ पे तो आर क्यूब आ गया, ये तो गलत हो गया सर, ठीक है ना। रियलिटी में बता रहा हूँ कि देखिएगा, यहाँ पे अभी भी आर स्क्वायर ही है, यहाँ का एक से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वो चीज हमारी मिल जाएगी, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ये अपना फॉर्मूला है, ठीक है। ये हमारा कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म का है, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है ना, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है ना। उससे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ने से पहले हम लोग एक दो क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है, ठीक है।